नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 108वीं कड़ी में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। आज एक ऐसे गांव के बारे में हम बात करेंगे जिसको भारत का पहला स्मार्ट विलेज, उसका नाम दिया गया स्मार्ट विलेज। स्मार्ट गांव तो नहीं हो सकता दिया गया नाम, उसका नाम दिया गया स्मार्ट विलेज। भारत का पहला स्मार्ट विलेज का इसको दर्जा मिला है और इसके साथ ही साथ इस स्मार्ट विलेज को प्रधानमंत्री ने और जो उपराष्ट्रपति थे, इन दोनों लोगों ने 2018 में इस स्मार्ट विलेज के सम्मानित किया था कि और उसको ये दर्जा उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज किया कि ये स्मार्ट विलेज है। और ये इस मॉडल को, जो स्मार्ट विलेज का ये मॉडल है, यही अब ग्राम पंचायतों के लिए कहा जा रहा है कि इसी मॉडल को आप अपनाइए और इसी हिसाब से अपने गांव का विकास करिए। यद्यपि हम लोग जो जिस गांव सरकार के द्वारा जिस ग्राम का तैयारी कर रहे हैं, विकसित करना चाहते हैं, वो स्मार्ट विलेज नहीं है। हम तो गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वहाँ तक अभी ये लोग तो स्मार्ट विलेज बना के विकास के कुछ मॉडल वहाँ गाँव में दिखाना चाहते हैं, लेकिन गांव के स्वर्ग बनाने की जो कल्पना हम लोग गांव सरकार बना के करना चाहते हैं, वो इन लोगों की कल्पना से बहुत आगे है। और अगर वो गांव जिस तरह से हम विकसित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बनेगा तो गांव स्वर्ग हो जाएगा। और जिसकी कल्पना जो आप एक स्वर्ग कर सकते हैं, वैसे गांव बनेंगे। और ऐसे स्वर्ग जो गांव की हम लोग की कल्पना है, भारत के बहुत सारे गाँवों ने अपने को ऐसा बना के दिखाया है, जिसकी मैं चर्चा आपसे समय समय पर कर भी चुका हूँ और करता भी हूँ। लेकिन चलिए आज देखते हैं कि इस स्मार्ट विलेज जो गाँव भारत का पहला स्मार्ट विलेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो भी एक बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही उल्लेखनीय है और उसे हमें जानना चाहिए। तो इस गांव में क्या क्या चीज़ें स्मार्ट विलेज तो में जो बना है, स्मार्ट विलेज में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इतना तो है ही है कि इस स्मार्ट विलेज में सारी जो गांव की ज़रूरतें हैं, वो सारे संसाधन उन लोगों ने गांव में अपने जुटा लिए। अब बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने जुटाया। देखिए, पहला तो उन्होंने गांव के पास आप पहुंचिए तो बहुत खूबसूरत गांव का एक गेट बना रखा है, और उस गेट के अंदर अगर आप घुसेंगे तो सीमेंट की सड़क है, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और डस्टबिन जगह जगह लगा हुआ है। दिखते ही लगता है कि एक ऐसे साफ सुथरे गांव में हम पहुंचे हैं जहाँ सीमेंट की। तो एक तो उन्होंने अपने गांव में ये किया है कि गांव में सभी सीमेंट की सड़क बनाई है। दूसरा, एक गांव में एक गौरव पथ के नाम से एक सड़क ऐसी बनाई है। पहले गांव जैसे आप सभी जो सामान्य गांव थे, वैसे ये भी गांव था, जैसे गंदे संदे गांव, आने जाने का रास्ता नहीं, पतले गलियां, और कोई ऐसा गांव में आप चाहे कि पूरे एक गांव में चारों तरफ घूम ले किसी चौड़े रास्ते से, तो अब गांव में वो रहने गए हैं। सब लोगों ने उसको किसी घर बना लिया है, किसी ने कुछ कर लिया, घेर खा लिया। कहीं आपको 8 फीट की सड़क मिलेगी, कहीं 10 फीट की सड़क गली मिलेगी। सब गलियों के रूप में गांव विकसित हो गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव जो थे वो बिल्कुल आना आवागमन बिल्कुल के लिए बड़ा सुविधाजनक था, लेकिन अब गाँव के हालत वैसे ही सारे 90% गाँव तो बिल्कुल वैसे हो गए। तो इन्होंने ये किया कि गाँव को एक सड़क बनाई जो 8-10 फीट की सड़क थी। गाँव वालों से उन्होंने प्रार्थना किया, उनसे मीटिंग बुलाई और ये कहा कि ये आप लोग अपनी अपनी जगह छोड़िए और एक चौड़ी सड़क बनाए। तो 10-12 फीट की सड़क उन्होंने 20 फीट तक बनाई। और आपको हैरत होगा कि इन्हीं गांव वालों ने अब उस सड़क को पक्के मकान, जिन लोगों के पक्के मकान से, उनसे अनुरोध करके उन पक्के मकानों में को तोड़वा के और 30 फीट की सड़क अपने गाँव में चौड़ी सड़क बना दी, जिसको कि उन्होंने गौरव पथ के नाम से दिया। वो गांव का गौरव है और उसके दोनों तरफ पेड़ और दोनों तरफ सुंदर सुंदर पेड़, डस्टबिन और आने जाने की सुविधाएं। और इतना ही नहीं, और उस सड़क के जितने भी घर हैं वो सब रंग बिरंगे घर हैं। उन घरों में चित्रकारियाँ हैं, सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने दीवारों में बना रखे हैं। तो जैसे रंग बिरंगे घर, चित्र, और तो इसलिए जैसे ही उस सड़क से आदमी गुजर जाएगा तो लगेगा कि हम ये कैसा सुंदर गांव है, जहाँ की इस तरह की सफाई, स्वच्छता, इस तरह से चित्र, इस तरह से पेड़ पौधे, तो इतनी अपने आप में वो एक अद्भुत
वो नज़ारा वो गाँव पेश करता है। तो ये उन्होंने गौरव पथ बनाया। उसके बाद गलियों में भी जहाँ जहाँ भी उनके पूरे गांव में ईंट के सब घर हैं, सारे गांव में गली गली में उन्होंने जगह जगह उन्होंने चित्र बनाए हैं। अब जैसे जैसे वो गांव की परंपरा होगी, भित्ति चित्र उन्होंने अपने हिसाब से कहीं निश्चित रूप से कहीं देवी देवताओं का बनाया होगा, कहीं वहाँ के लोक कलाओं का बनाया होगा, कहीं नृत्यकों का बनाया होगा। अपने गाँव के लोगों के अपने रुचि के अनुसार से उन्होंने जगह जगह चित्र बना रखे। इसके बाद उन्होंने एक सामुदायिक भवन बना रखा। सामुदायिक भवन का मतलब है कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर का मतलब ये है कि एक बड़ा हॉल जिसमें कि अच्छे ढंग का, जिसमें सारे लोग, गांव के लोग जो भी कोई सभा वभा करें उसमें बैठे हैं, या शादी विवाह जो कार्यक्रम हो वो गांव में संपादित हो। एक कम्युनिटी हॉल उन्होंने बना रखा। पुस्तकालय है गांव में उन्होंने पुस्तकालय स्थापित किया है। सोलर लाइट पूरे गांव में गली गली में उन्होंने सोलर लाइट की व्यवस्था कर रखी है, और हमेशा वो बिजली की तरह चमचमाते रहते हैं, बिजली मिलती रहती है। इंफॉर्मेशन और योग सेंटर, ये बताइए गांव के लोगों ने ये सोच देखी, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन सेंटर और योग सेंटर, ये है ना अपने बात। ये तो इंफॉर्मेशन सेंटर और योग सेंटर तो शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हर गली मोहल्ले में इंफॉर्मेशन और योग सेंटर बनाए। उस गांव के लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन सेंटर का मतलब हर प्रकार की सूचनाएं वहाँ आपको, देश विदेश में क्या हो रहा है उसकी सूचना वहाँ आपको मिलेगी। और वहीं जो स्वास्थ्य के लिए जो योग संबंधी योग करना चाहे उनको योग का और योग का प्रशिक्षण मिला। यह गांव में है, ये शहर की बात हम नहीं कर रहे। वह गांव है, गांव का नाम है, गांव का नाम देखिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये गांव है धनौरा। धनौरा गांव है राजस्थान का। ये जिला धौलपुर में है और 30 मिनट जिला हेडक्वार्टर धौलपुर है राजस्थान, और वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो याद रखिए ये धनौरा गांव है राजस्थान का, जहाँ इन सुविधाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी आगे भी सुविधाओं का जो उन्होंने जुटा रखा है उसके बाद बात करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सोलर इंफॉर्मेशन सेंटर के बाद कि हर घरों में और स्कूलों में उन्होंने आधुनिक शौचालय बनाए। उस तरह के नहीं जो गंदे संदे शौचालय जो बने रहते हैं, सब घरों में उन्होंने कहा। वो गांव में करीब 2000 की आबादी है और करीब करीब 800-900 घर हैं। उसमें उन्होंने हर घर में एक बहुत ही, सभी घरों में उन्होंने एक अच्छे साफ़ सुथरे शौचालय बनवाए। करीब करीब 800-850 शौचालय उस गांव में, साफ़ सुथरे शौचालय घरों में और स्कूलों में, और भी जो सरकारी भवन है, कम्युनिटी सेंटर बना रखे हैं। अब आधुनिक शौचालय और सीवरेज ट्रीटमेंट, अच्छा अब उसके बाद देखिए शौचालय के लिए वो जो उन्होंने अलग से सीवरेज के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। बहुत बड़े बड़े शहरों में नहीं है सर ये ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन गांव में उन्होंने एक सीवरेज प्लांट विकसित किया है और उसमें सारे शौचालयों को उन्होंने जोड़ दिया है बहुत, और उनका बहुत सफलतापूर्वक उनका सीवरेज प्लांट चलता है। इसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की है। जल संरक्षण की व्यवस्था तो उन्होंने एक काबिल तारीफ है। उन्होंने गांव में, गांव के लोगों ने मिलकर 2.5 किलोमीटर की एक नहर बना डाली ताकि उस नहर में उनको पानी उसमें रहे। 2.5 किलोमीटर की नहर एक गांव ने अपने प्रयासों से बनाया। 8 उन्होंने तालाब बनाए जिसमें कि पर्कुलेशन का मतलब तालाब में हमेशा पानी बना रहे, इस सिस्टम को डेवलप किया। 8 तालाब अपने गांव में, 8 तालाब देखिए, 1 2 नहीं 8, 2000 की आबादी में करीब करीब 800-900 घर हैं, वहाँ उन्होंने 8 तालाब बनाए हैं। ये अपने आप में एक समझने की बात है। देखिए गांव की ये कोशिश, ताकि पानी की समस्या वहाँ के बिल्कुल पानी हमेशा रहेगी, पानी की समस्या खत्म, लेवल रहेगा। तो ये जल संरक्षण की व्यवस्था उन्होंने अपने गांव में ऐसा कर रखा। इस गांव में और क्या विशेषताएं हैं? एक तो इस गांव में बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे ODF सभी शौचालय बन गए तो ODF फ्री गांव की इसको मान्यता मिली है। इस गांव में बाहर कोई शौचालय में नहीं जाता है। ODF फ्री का मतलब ये होता है सब अपने घरों में, और कम्युनिटी कुछ ऐसे शौचालय बनाए हैं तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब अपने शौचालय का इस्तेमाल करते हैं।
अल्कोहल फ्री, कोई वहाँ शराब नहीं पीता है गांव में, कोई अपराध नहीं होता है, अपराध फ्री गांव, अल्कोहल फ्री, अपराध फ्री, ओडीएफ फ्री। अब आप बताइए, ये पानी की कमी नहीं, जल की कमी नहीं, तो और पेड़ पौधे पर्याप्त संख्या में लगे हुए हैं, डस्टबिन लगा हुआ है जगह जगह, जगह जगह पानी की पीने की व्यवस्था उन्होंने नल वाले व्यवस्था लागू की है। ऐसा गांव उन्होंने बना रखा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने बना रखा है, उन गांव के लोगों ने पहले उन्होंने अपने महिलाओं की मीटिंग बुलाई, युवाओं की मीटिंग बुलाई, युवाओं को तैयार किया, मोटिवेट किया, महिलाओं को तैयार किया, और पूरे गांव के लोग जब इसमें लग गए तो उन लोग लग के इन लोगों ने तो जब लग के जो शुरू किया तो उसके बाद जो सरकारी कुछ योजनाएं तो चलती रहती हैं, उन योजनाओं को भी गांव में लाए और अपने प्रयासों से ये सब उन्होंने करके दिखाया। कुछ एनजीओ भी आजकल चलते हैं तो उनको भी उन्होंने बुलाया कि भाई आइए कुछ हमको मदद करिए। तो जब वो गांव के लोगों ने तय कर लिया तो फिर उनको तरह तरह से दिखने लगे कि कैसे कहाँ से मदद मिल सकती है। इस सब मदद कर लेके उन्होंने अपने गांव को यहाँ तक पहुँचाया। अब हम ये आपको ये बताना ये चाहते हैं कि ये मैं बार बार ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो ये सरकारी सत्ता के लोग हैं, जिन लोगों ने गांव को गुलाम बना रखा है, वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे गांव का। हम सरकार करती है, नेता कहते हैं हम विकास करेंगे। गांव के लोग बार बार मैंने कम से कम सैकड़ों बार आपसे कहा कि वो गांव वालों को समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, बेईमान हैं, सारा पैसा लूट लेंगे, सरकारी पैसा, ये किसी लायक नहीं है, और इनके यहाँ ये सब जातिवादी है, सब आपस में सांप्रदायिक हैं। जितने भी आपके अंदर निगेटिव आपकी विशेषता है, निगेटिव का मतलब जो आपके अंदर हीन भावना पैदा कर दे, आपके अंदर जब हीन भावना रहेगी तभी तो आप नेताओं के पीछे दौड़ेंगे, अफसरों के पीछे बढ़ेंगे। तो जितना कुछ भी हीन भावना पैदा करने के लिए शब्दावली हो सकती है, वो सब ये नेता और अधिकारी, नेता वोट के लिए और अधिकारी उसको अपना कमीशन खोरी के लिए, उस सारे हीन भावना से ग्रसित करने के लिए आपको सारे शब्दों का बात आप करेंगे। और जब भी आप कहेंगे कि हमको गांव वालों को अधिकार दिए, तो वो ये सारे वो आप शब्दावली जो अलंकृत शब्दावली उनकी है, जो निष्ठा वाली जो शब्दावली है, सारे गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए उनको अधिकार नहीं देना है। क्यों? ये समझते हैं कि अधिकार अगर मिल गया तो नेता की नेतागिरी खत्म, अफसर की अफसरगिरी। अब हम नेताओं के जो बात करूंगा, आपसे बताऊंगा कि नेता लोग क्या किए। ये गांव जो इस नेता ने तो किया नहीं, इसमें तो एक अधिकारी ने, एक अधिकारी थे, उनका नाम था इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी थे मीना जी, और ये थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना। सत्यपाल सिंह मीना अपने गांव में उन्होंने कोशिश शुरू की, गांव के लोगों को जुटाया, जैसा मैंने कहा, युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को जुटाया, तैयार किया, उनको मोटिवेट किया, और सबको मैंने गांव को ऐसा किया कि गांव के सारे लोग जुट गए। फिर वो गांव की शक्ति बन गई। उन्होंने किया बस इतना ही कि गांव की जो शक्ति है उसको जागृत कर दिया। गांव की शक्ति जागृत है तो गांव के अंदर हर व्यक्ति में, गांव में जो रहने वाला है, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना उसके अंदर रचनाशीलता है, मतलब नई नई बातें सोचता है, कितना उसके अंदर कर्मठता है, कितना उसके श्रम करने की ताकत है, कितना वो एक दूसरे की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, कितना उसके अंदर सदाचार है, कितना अंदर उसके अंदर ये भावना रहती है कि हमारा खूब विकास हो। लेकिन उनको जब हीन भावना से ग्रस्त करते हैं तो ये सारे जो उसके अंदर की गुण है, वो सारे गुण उसके बह जाते हैं। फिर उन गुणों पर नहीं जाता है, उसके नकारात्मक गुण जो हैं, लालच है, लूट खसोट है, बेईमानी है, उनको जब सिखाएंगे तो उन्हीं में वो लग जाते हैं, और फिर वही मुफ्तखोरी के पीछे पड़े रहते हैं, दलाली के पीछे गांव वाले पड़ जाते हैं, नेताओं के पीछे हजूर सरकार करने लगते हैं, दरोगा सिपाही के पीछे पीछे घूमने लगते हैं, नेताओं के पीछे जी हजूरी करने लगते हैं, नेताओं के पीछे दिल्ली या लखनऊ भागते रहते हैं, जब किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सब कुछ गाँव में। लेकिन उस हीन भावना से नेताओं ने उनका अंतर्ग्रस्त करने के नाते ये सारी उनकी जो विशेषताएँ हैं वो एकदम समाप्त हो जाती। तो अब एक अधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने इन नेताओं से अलग करके, इन अधिकारियों से अलग करके उन्होंने गांव के लोगों को जागृत किया
और देखे गांव के लोगों ने पहला स्मार्ट विलेज देश का बनाया, उस गांव के लोगों ने अपने प्रयासों से। अब इनके मेरे जो प्रयास होते हैं, जो अधिकारियों के और नेताओं के, उनका जो नज़रिया मैं आपको पेश कर दूँगी। ये लोग बड़ा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने क्या करके दिखाया आज तक। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 14 में, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी कि खुद भी हर मंत्री और सांसद एक एक गांव एडॉप्ट करेंगे, मतलब उसके विकास करेंगे। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी के गांव को तो स्मार्ट विलेज का दर्जा मिला नहीं आज तक। जब प्रधानमंत्री जी के गांव का, या किसी भी एमपी ने जितने गांव लिए, और करीब 7-8 साल हो गया, कोई चाहे प्रधानमंत्री जी का गांव हो, चाहे और लोगों का गांव हो, किसी का गांव स्मार्ट विलेज बन गया हो, बता दें। हम तो चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद अपने गांव के बारे में बताते हैं कि हमारा गांव स्मार्ट विलेज हो गया। होता क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री जी गांव ले लिए, अब जितने जो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री के नज़दीक आने के लिए क्या करेंगे, जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कहेंगे साहब मैं ये गांव में बना दूंगा, मैं बैंक खुलवा दूंगा, मैं टंकी बनवा दूंगा, मैं स्कूल बना दूंगा, मैं अस्पताल खोल दूंगा, और वो ज़्यादा नहीं 25-50 लाख रुपया खर्च करके प्रधानमंत्री के नज़दीक आ गए। प्रधानमंत्री खुश, प्रधानमंत्री आए और उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया, और वो जो आ गया, और उसके बाद सारे देश के लोग जान गए, प्रदेश के लोग जान गए कि प्रधानमंत्री जी के नज़दीक पहुंच गया। तो उसके जो धंधे हैं, जो भी धंधा चलाता हो, चाहे होटल चलाता हो, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला हो, या जो भी धंधा वो करता हो, वो धंधे में अधिकारियों और छोटे भैया नेताओं के मंत्रियों के, जो छोटे भैया तमाम मंत्री हैं, छोटे भैया, उनको ऊपर दबाव बना के अपना काम करा लेता है। यही मोडस है। और जैसे ही उसका काम निकला और प्रधानमंत्री ने उस गांव को छोड़ा, 1 साल या 2 साल के लिए रखते हैं वो गांव, फिर वो न कोई वहाँ सफाई करने वाला मिलेगा, न उसको दफ्तर में कोई कर्मचारी मिलेगा, अगर एटीएम है तो उसे पैसा नहीं आएगा, वो चिकित्सालय बनाया तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, और साल 2 साल पे वो गाँव ऐसे पड़े। और एक प्रधानमंत्री जी गाँव एक बनारस में उन्होंने लिया था, जो सबसे पहले उन्होंने लिया था, आप जाके देख लीजिए, और उस गाँव में की क्या हालत है। वो स्मार्ट विलेज क्या मतलब, जो सामान्य चीज़ें वही 2-4 दफ्तर खुल गए, कुछ सड़कें ठीक ठाक हो गई, अब फिर वही जैसे सामान्य गांव चल रहा है। किसी को कोई गांव से कोई लगाव, वहाँ के लोगों को इस विकास से कोई लगाव नहीं है। कितना ये, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सरकारी तंत्रों से जब प्रधानमंत्री जी गाँव का विकसित नहीं कर सकते, तो आप ये समझते हैं कि अधिकारी और प्रदेश के जो नेता हैं, या मुख्यमंत्री हैं, और ये जो मंत्री हैं, ये विकसित कर लेंगे। इसी संदर्भ में मैं एक गांव का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए कि ये लोग किस तरह से गांव विकसित करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि ब्रजभूषण दुबे का एक चैनल है, ब्रजभूषण मार्कंडे, उस चैनल पर उन्होंने एक गांव के बारे में अपने यूट्यूब पर दिखाया। अब ये गांव है किसका, ये महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, और मोदी जी के सब पहले वाले में कार्यकाल में 14 से 19 में भी मंत्री थे, और ये मंत्री थे। इसके पहले वो ये चंदौली के रहने वाले हैं। इसके पहले ये उत्तर प्रदेश में पंचायत राज मंत्री थे, अब सुन लीजिए, और प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, और पंचायत कभी उसके पहले 4 पंचायत राज मंत्री भी थे वो। इनके गांव को वो जिक्र कर रहे थे और यूट्यूब पर दिखाते। उनके गांव में, उनका गांव है चंदौली में मिर्जापुर, ये बहुत बड़ा टोला है, 32 गांव का टोला है। उन्होंने 32 गांव में वाटर सप्लाई करने के लिए, पेयजल के गांव में सबके यहाँ नल पहुंच जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा टंकी, अब उस टंकी में ये बनाया ताकि हर घर घर में पानी पहुंचे। सारे 32 टोलों में पाइप लाइन डाली गई और पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। अब मैं कल ही देखा, अब वो बना होगा कम से कम आप समझ लीजिए 5-6 साल पहले बना होगा, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और वो ब्रजभूषण दुबे दिखा रहे थे कि वहाँ जो टंकी है, क्वार्टर बने हुए हैं लोगों के, वहाँ इसमें ये हालत है कि बड़े बड़े वहाँ उसमें अंदर का सांप और बिच्छू और यही सब घूम रहे हैं। वहाँ खूब बड़े बड़े जंगली पौधे, मूज जैसे नहीं होते हैं, सब जमे हुए हैं,
कोई उसको पूछने हाल नहीं है। और जब से वो बना कहीं भी एक बूंद पानी भी किसी को उस टंकी से नहीं मिला। अभी बताइए, करोड़ों रुपया जनता का पैसा बर्बाद करके मंत्री जी की अपनी मंत्री वाली ताकत, उनकी जो अपनी उनकी ताकत थी कि मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, एवं सांसद हैं, ये हाल अपने गांव का विकास नहीं कर पाए, अपने गांव का। तो आप ये समझते हैं कि ये नेता इस देश के गांव को स्वर्ग बनाएंगे? कल्पना मत करिए। हुआ क्या होगा मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या होगा कि इतना बड़ा मंत्री जी बजट लाए होंगे, बजट 5 करोड़ का बजट गया होगा, अपने दलालों को, जो दलाल ठेकेदार हर मंत्रियों के पास होते हैं, हर कोई MP MLA नहीं है जिसके अपने दलाल ठेकेदार नहीं है, जान लीजिए, इसमें कोई संदेह। देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप अतिशयोक्ति मत समझिए। सारे नेताओं के पास दलाल हैं, उनके सारे मंत्रियों के दलाल हैं, तो उन दलालों को किसी को उन्होंने वो ठेका दिया होगा, उसने अपना काम, अपना पैसा लिया, बिल पास किया, कुछ मंत्री जी को दिया होगा, कुछ उनके दलालों को दिया होगा, और वो पैसा खा पी के अपना वारा लिया और आधा तिहा काम करके चला गया। जो स्टैंडर्ड होगा टंकी बनाने का, जितना गहरा उनको ट्यूबवेल का पानी जितना गहराई तक ले जाना हो, मान लीजिए 200 फीट 400 फीट 600 उतना नहीं ले गया होगा, पानी कैसे निकलेगा? जो पाइप लाइन बिछाया होगा, कहीं लीकेज होगा, कहीं उसको ठीक से नहीं बनाया होगा, अपना काम करवा के अपना जल्दी से भागा, पेमेंट लिया, गया। अब उसके बाद वो बजट खत्म और काम भी खत्म, जिसको कमाना था वो कमा के चला गया, और गांव वाले वहीं पे। ये आप यही हसर हो रहा है गांव का। जिस तरह से गांव का विकास, ये सरकार गांव को गुलाम बना के जो अधिकारी और नेता उसको कमाने का साधन बनाए हुए हैं, गांव के विकास के लिए नहीं अब रह गए, गांव उनके अफसरों के, नेताओं के कमाने के साधन है। क्योंकि बाकी जगह कमाना उतना सा आसान नहीं है जितने आसानी से गांव में कमाई की जाती है। गांव के नाम से कोई बजट, गांव वाले सोचते हैं भैया क्या होना है, गांव में क्या हो जाएगा, गांव में तो प्रधान भी लूट रहा है, सेक्रेटरी भी लूट रहा है, हम लोग 2 ही आदमी को जानते हैं, बाकी तो कोई जानते नहीं, और कौन हम लोग को सुनता है। तो वो कोई बोलता नहीं। गांव में उनको सबसे आसानी ये है कि गांव में कोई आवाज़ नहीं उठती। अगर आवाज़ उठाएगी तो जात के नाम पर उसको उतार देंगे। अगर गांव में अगर आप किसी ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जब मान ठेका काम कर रहा है, मैं तो गाँव में गया था, और वो रात में मैं एक गाँव में गया था और देखा कि सीमेंट की सड़क बना रहा था रात में। हमने पूछा भाई रात में क्यों बना रहे हो तुम? ये जब सीमेंट की ही सड़क बनानी है, तुम्हारे पास सिस्टम गाँव दिन में है तो दिन में तो बन सकता है। अब वो कहा, लोग कुछ ने कहा साहब इसलिए कि जल्दी हो जाए, इतनी जल्दी है ठेकेदार साहब, देख लीजिए जल्दी है, गाँव में सड़क बनाएंगे जल्दी। गाँव में सड़क बनाएंगे जल्दी नहीं है उनको, गाँव के विकास के लिए उनको सड़क बनाने के लिए जल्दी है कि जल्दी से बना के पेमेंट लें और यहाँ से खस गए। तो गांव वालों ने बताया कि साहब ये इसलिए रात को बनाता है सड़क कि दिन में तो गांव वाले रहेंगे, देखेंगे कितना माल डाल रहा है, रात में तो कोई देखता नहीं है, और उसके बाद ये बना के पोत पात के और चला जाएगा। अब गांव में कौन दुश्मनी ले, और उसमें प्रधान जी की भी मिली भगत रहती है कभी कभी, तो किससे वो, और सेक्रेटरी का भी मिली भगत रहती है, अधिकारियों की मिली भगत रहती है। तो सोचते हैं लोग भाई जैसा बना रहा है, एक आध आदमी बोलते हैं तो थोड़ा सा गुंडाई भी दिखाता है, वो कोई एक आध गुंडों को भी लेके गांव में आता है, तो लोग सोचते हैं भाई हम इससे क्यों पंगा लें। लोग गांव वाले अपना चुप बैठ जाते हैं, उससे कोई पंगा लेना चाहता नहीं। तो अब इसलिए वो बोलते नहीं, अब वो आया, बनाया, पेमेंट करके चला गया। ये है गांव की सच्ची कहानी कि उसको किसी तरह से गांव के नाम पर कमाई कर ले। और ये बड़ी तेजी से इस देश में तो शुरू चल रहा है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि गांव में जैसे इधर क्योंकि बजट थोड़ा गांव में बढ़ गया, काफ़ी पैसे आने लगा, तो सबसे इस समय हॉट स्पॉट समझते हैं हम, जो सबसे आसान और सबसे बढ़िया कमाई का साधन है, वो अब गांव बन गए हैं और खूब कमा रहे हैं लोग। अब नेताओं का भी तो चांदी है, अफसरों की भी चांदी है, गांव में खूब कमाई हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के गांव नहीं अपने गांव को विकसित कर पा रहे हैं, एक गांव को भी प्रधानमंत्री स्मार्ट गांव नहीं बना पाए, तो आप इसे समझ लीजिए कि कौन गांव का विकास ये नेता और अफसर करेंगे। तो ये बात मैं ये इसीलिए कहता हूँ कि गांव की जो सरकार की बात जब मैं करता हूँ, तो वो जो जिस तरह की बात है, जिस तरह से हम लोग अधिकार लेके और अपने गांव को विकसित करना चाहते हैं,
वो एक अलग चीज़ है। उससे जैसे मैंने और क्यों मैं कुछ गाँवों की चर्चा करता हूँ कि देखिए, जब गांव के लोगों को अधिकार मिलेगा तो गांव के लोग उनसे, और जिस तरह से कुछ गांव में लोगों ने करके दिखाया है उससे वो प्रेरित होंगे और फिर उनके पास अधिकार रहेगा और धीरे धीरे उसके मॉडल अपने सामने रख के अपने गांव को विकसित करेंगे। नो भी कोई मॉडल है, हमने तमाम बता दिया है कि 29 विभाग हैं, इस 29 विभाग में आप क्या क्या कर सकते हैं। कई बार बताया मैंने कि इसमें क्या अपने 29 विभागों में कैसे कैसे अपनी व्यवस्था आप कर सकते हैं। वो एक मॉडल मैंने पहले दे दिया है। अगर केवल उस मॉडल के हिसाब से सब गांव अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने लोगों के विवेक से सोच समझ से करें तो सब अपने गांव को विकसित कर लेंगे। मैंने इसीलिए बहुत पहले ही मॉडल दे दिया कि अगर आपको पूरा अधिकार मिलेगा तो आपको मॉडल खोजने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे अपना पैसा रहेगा, निर्णय करने के तरीके रहेंगे, उस तरह से अपने गाँव का कैसे कैसे मॉडल कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने जो भी अब 29 विभाग हैं, 29 विभाग में कोई एक तो काम करना नहीं। जैसे मान लीजिए पेंशन का ही उदाहरण के लिए छोड़ा दे, पेंशन का अगर हमें महिलाओं को पेंशन देना है तो पेंशन तो मैंने कहा कि अगर हर कहते हैं तमाम महिलाएं जब गांव में जाता हूँ कहते साहब 6 महीने से हमको पेंशन नहीं मिली। भाई क्यों नहीं मिली? बूढ़ी औरत को 60 साल 65 साल 70 साल महिलाओं को आपने 500 रुपये पेंशन देते हैं। 500 पेंशन 6 महीने में आप उनको देते हैं। एक बार 6 महीने में 6 5 3,000, उसमें भी वो 200 500 रुपया खर्च करके जाती हैं पेंशन लेने के। और वहाँ पहुँच गई तो वो 3,000 की जगह पर हमको महिला बता रही थी कि 6 महीने में दौड़ने धूपने के बाद भी जब हम लोग जाते हैं तो 1,500 रुपया केवल मिलता है। कल्पना कर सकते हैं किसी देश में, जिस देश में भारत के संविधान ने अनुच्छेद 21 रखा है जिसमें जीने का अधिकार का मतलब है कि सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार, उसमें एक विधवा 60 साल की विधवा को जो पेंशन भारत सरकार है या राज्य सरकार दे रही है 300 रुपया, उसमें से सिर्फ उसको 6 महीने में 1,500 रुपया मिल रहा है। उस देश पर लानत है, उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर लानत है, उस देश के लोकतंत्र पर लानत है, उस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर लानत है, उस देश के सारे तंत्र पर लानत है। कल्पना कर सकते हैं। और इनको ये जो उन बूढ़े लोगों के जो पाप है, उनके जो आंसू बहते हैं, ये मंत्री इसीलिए ये मंत्री और अधिकारी अपनी सत्ता से हटते हुए भी कभी सुखी नहीं रहते, सब दुखी रहते हैं। सब लालच में, मोह में, जेल में, फलाना में, ढमाका में, समाज से घृणित नज़र से लोग देखते रहते हैं इनको। इसीलिए उन महिलाओं का 3,000 पेंशन जो महिलाओं को हर महीने 500 उसको मिलना चाहिए, 500 हर महीना देते नहीं। और उन महिलाओं को जब पेंशन 6 महीना दे उसमें से 1,500 रुपया काटे। एक माँ का, एक बूढ़ी माँ का पेंशन का खा के यह नेता और अधिकारी परजीवी जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कोठियों बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। तो इनको क्या ईश्वर माफ़ करेगा? कभी नहीं माफ़ करेगा ईश्वर, क्यों माफ़। लेकिन अब यह जब तक आपको दिख रहा है और आप लोग भी उन्हीं के पीछे भागते हैं, इन परजीवों के पीछे भागते, इन नेताओं के पीछे भागते हैं, इन अधिकारियों के पीछे भागते हैं, अपने अधिकार का आप वो महसूस नहीं करते कि ये मेरा अधिकार, हमारे गाँव का अधिकार है। और हम अपनी बूढ़ी माँ को हम 300 क्यों पेंशन देंगे, हम 3,000 क्यों देंगे? हमारे गांव में अगर संसाधन होगा तो हम उनको 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पेंशन अगर जैसे हमारे संसाधनों को देंगे और उनको सम्मानपूर्ण जिंदगी प्रदान करेंगे। तो ये है गांव सरकार की ताकत। ये मैंने एक विभाग का बताया, मैंने तो सभी 29 विभागों के बारे में बता रखा है कैसे हम गाँव का 29 विभाग गाँव का अपने हाथ में लेके कैसे हम विकसित करेंगे। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से, जिस तरह से इन नेताओं ने, अधिकारियों ने गाँव को गुलाम रहा, उससे एक ही अब रास्ता है कि कैसे हम इनके गुलामी से मुक्त हों। सारा जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उस संविधान अधिकारों के लेके हम अपने गांव का विकास अपने ढंग से करें, जैसा कि बहुत सारे गांव देश ने अपने गांव को किया है और विकसित किया है। और मैं इसी तरह हर गांव का बताता रहता कि आप समझें कि गांव के लोग क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्षमता है, और ऐसी उनकी क्षमता है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई नहीं कर पाया, वह गांव के लोग कर सकते हैं। ये उनकी क्षमता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको इस बात को बताता रहूँगा। अगले कड़ी में फिर मैं किसी गांव की चर्चा करूँगा। धन्यवाद साथी।